पांचवा, ये जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, कभी राजनीतिक रूप लेते हैं, कभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो आजकल सामाजिक रूप से ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं। और अक्सर ये आंदोलन क्या होता है कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों पहलू इसके जुड़ जाते हैं, दोनों पहलू एक दूसरे से मेल खा जाते हैं। यानी इस कभी सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू होता है तो राजनीतिक दल इस सामाजिक आंदोलनों को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करते हैं और इसलिए उनका भरसक प्रयास होता है कि वो इस सामाजिक आंदोलन में अपनी पैठ बनाएं और उसका राजनीतिकरण करें। कई बार इस राजनीतिकरण का सख्त विरोध किया जाता है सामाजिक आंदोलन के तत्वों द्वारा, वे इसे गैर राजनीतिक ही रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम यदि स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? ये मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, इस बात को तो मानते हैं, जिसका लक्ष्य था देश को अंग्रेजों की दासता से, गुलामी से मुक्त करना, बस। तो एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है, लेकिन हमको मालूम है कि अंग्रेजों की गुलामी के काल में, राष्ट्रीय आंदोलन के काल में ऐसे कई सामाजिक आंदोलन भी हुए, ऐसे कई आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी आंदोलन हुए, जिससे एक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन का जन्म हुआ। स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन, उदाहरण के लिए जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन, नारी कल्याण के लिए आंदोलन, बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन और दास प्रथा के खिलाफ आंदोलन। सामाजिक आंदोलन तो राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले बहुत सारे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन जो राजनीतिक था, नारी कल्याण आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन, धर्म में सुधार का आंदोलन, शिक्षा के प्रसार के लिए आंदोलन, छुआछूत संबंधी, छुआछूत के विरोध में आंदोलन, ये सभी तो सामाजिक आंदोलन हैं। पर इनके काल को देखें तो ये सब उसी काल में हुए जिस काल में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी। अगली विशेषता, तो यदि मैं इस पिछली विशेषता की बात करूं तो राजनीतिक और सामाजिक मेल कई बार देखा गया है इन जन आंदोलनों में, और कई बार दोनों को अलग करना कठिन हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता ये मूलतः राजनीतिक आंदोलन है या सामाजिक आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति में तो स्पष्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का कैनवस जो था वो पूरा देश था, तो इसलिए वो राजनीतिक आंदोलन था। लेकिन उसकी छत्र छाया में कई सामाजिक आंदोलन हुए और उसका उद्देश्य भी था देश का विकास, समाज का विकास, देश को स्वतंत्रता के बाद की स्थिति के लिए तैयार करने का लक्ष्य। 19वीं-20वीं सदी में कई आंदोलन सर्वहारा हितों के लिए किए गए। सर्वहारा अर्थात उस नीचे के तबके के लिए जिसे हम किसान और मजदूर कहते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, किसान और मजदूर। और 19वीं-20वीं शताब्दी में इनके द्वारा किए गए आंदोलन की संख्या काफ़ी है। 20वीं सदी के प्रारंभ में सामान्यतः इनकी संख्या ज़्यादा हुई और इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्ष के कुछ गहरे मुद्दों को उठाया। जैसे कुछ आंदोलन आज़ादी के दौर के बाद भी चलते रहे। मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, ये शहर जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित थे, बड़े थे,
इन शहरों में स्वतंत्रता के बाद भी मजदूरों द्वारा सतत रूप से उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा लगातार बहुत सारे आंदोलन होते रहे और इन आंदोलनों को राजनीतिक संरक्षण भी कई दलों ने दिया। सभी पार्टियों ने लगभग इस तबके के मजदूरों को अपने पक्ष में लेने के लिए, लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। उन मजदूर संगठनों की बात करें तो INTUC इंटक एक बहुत महत्वपूर्ण मजदूर संगठन था, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आगे हम इसका और चर्चा करेंगे, पर आप ये जान लें कि सर्वहारा वर्ग के द्वारा 20वीं शताब्दी में आंदोलन की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और राजनीतिक दल इनको अपने पक्ष में लेने के प्रयास में स्वयं अपने मजदूर संगठन बनाते हैं, जिसमें इंटक एक नाम था, एटक एक नाम था, AITUC, INTUC आदि आदि। सातवीं विशेषता, स्वतंत्रता के बाद भारत में 1947 के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्व में तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग करते हैं। जमींदारों के बीच, किसानों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, और किसके बैनर तले? कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले। आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और इसके साथ ही हम बात करें तो बिहार, यहाँ के कुछ भागों में किसान और कृषि से जुड़े हुए मजदूर ये मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपना विरोध प्रकट करते हैं सरकार के खिलाफ। मार्क्सवादी लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, पर कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई धड़ बन गए थे और उसमें एक धड़ था जो लेनिनवादी जो धड़ था वो बहुत हिंसात्मक था। यह हिंसात्मक आंदोलन का रूप किसान मजदूरों के द्वारा लिया जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी सफल होती इन किसान मजदूरों को अपने बैनर तले इकट्ठा करके हिंसात्मक रूप देने में, और उसमें बंगाल, बिहार और इसके अलावा तेलंगाना क्षेत्र में ये हिंसात्मक रूप काफ़ी जोर पकड़ता है। इसका कहने का मतलब ये है कि भारत में कुछ हिंसात्मक आंदोलन भी हुए हैं, कुछ ऐसे आंदोलन भी हुए हैं जिन्होंने हिंसात्मक रूप ले लिया था। भारत के कुछ दूसरे आंदोलन की यदि हम बात करें तो हिंसा में विश्वास रखने वाले कुछ और आंदोलन दृष्टिगोचर हुए। सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन, इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो इतिहासकार नक्सलबाड़ी आंदोलन का जिक्र करते हैं जो पश्चिमी बंगाल में शुरू हुआ था। नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलबाड़ी आंदोलन, किसान और मजदूरों के आंदोलन का जो मुद्दा था वह मूलतः असमानता का था। उनका ये विचार था कि हमें समाज में वह दर्जा नहीं मिल रहा है जिसे हम समानता के रूप में देख सकें। तो सामाजिक अन्याय और सामाजिक असमानता के मुद्दे को लेकर ये वर्ग जो है समाज का इन क्षेत्रों में हिंसात्मक हो गया। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनावों में भाग भी नहीं लिया और इनका कोई नज़दीकी रिश्ता इनसे कायम नहीं हुआ। जैसा मैंने बताया कि इनकी प्रवृत्ति हिंसा की ओर बनी थी, ये हिंसात्मक थे, नक्सलवादी, और मूलतः इसका जो प्रारंभिक
हम स्रोत मान सकते हैं जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ वह पश्चिमी बंगाल का नक्सलबाड़ी क्षेत्र है और इसीलिए इसे नक्सलवादी कहा गया। तो किसान मजदूरों के आंदोलन का ये यहाँ पे मुख्य जोर, उनका उद्देश्य था सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, अर्थात असमानता के मसले पर, अन्याय के मसले पर यह आंदोलन खड़ा होता है। ये आंदोलन औपचारिक रूप से चुनाव में तो भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीतिक दल अपना रिश्ता इनसे बनाने का भरसक प्रयास करते हैं, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या थी जो एक अच्छे वोट बैंक का काम कर सकता था। इन आंदोलनों में शरीक लोग या संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े, ऐसे जुड़ाव के भी उदाहरण देखे जाते हैं। ऐसे जुड़ावों से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक संगठनों की बेहतर नुमाइंदगी या बेहतर प्रतिनिधित्व या बेहतर इनको सुनने की बेहतर अवस्था निर्मित हुई। किस स्थिति में? जब संगठन किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाए, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आंदोलन है उनकी प्रवृत्ति अलग अलग तरीके की, अलग अलग समय में अलग अलग रही है। किसी निश्चित रूप, किसी निश्चित आकार या किसी निश्चित उद्देश्य, ये सभी आंदोलन का हो ऐसा हम नहीं कह सकते। ये अलग अलग ज़रूरतों को लेकर हुई है, अलग अलग तरीके से हुई है। कई जगह राजनीतिक दल जुड़े, कई जगह राजनीतिक दल बिल्कुल अलग रखे गए, कई जगह राजनीतिक दल और इनके संगठनों के बीच में एक तरीके से समझौता था, गठबंधन था। गठबंधन नहीं बल्कि एक तरीके से सहमति थी, वरद हस्त था, आदि आदि। विशेषताओं में जहाँ एक और हमने जाना कि कई आंदोलन पूर्ण रूपेण राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए होते हैं, वहीं हमने ये भी देखा कि कुछ सामाजिक आंदोलन गैर राजनीतिक बने रहते हुए अपना आंदोलन चलाते हैं। लेकिन और साथ ही ये भी देखा कि ऐसा बहुत बार देखा गया है जब गैर राजनीतिक दृष्टि से चलाए गए आंदोलन से जुड़े हुए लोग राजनीतिक दलों के साथ एक तरीके से तालमेल बैठा लेते हैं। चुनाव ये प्रक्रिया में तो भाग नहीं लेते, पर सक्रिय रहते हैं राजनीतिक दलों के साथ। वहीं एक इस तरह के भी आंदोलन हैं जो पूर्ण रूपेण राजनीतिक दलों से स्वतंत्र हैं। ये इस तरह के आंदोलनों को हम एक तरीके से नौवीं विशेषता के रूप में देख सकते हैं, या प्रवृत्ति की बात करें आंदोलनों की तो नौवां बिंदु है। आखिर ये आंदोलन उभरते क्यों हैं? ऐसे आंदोलन जो पूर्ण रूपेण गैर राजनीतिक रहें, पूर्ण रूपेण राजनीतिक दलों से स्वतंत्र हैं। भारत के संबंध में यदि हम बात करें तो हमें थोड़ा जाना होगा उस काल की ओर जिसका अध्ययन हमने पिछले 2 अध्यायों में किया है। वही राजनीतिक भूचाल वाला काल, वही कांग्रेस प्रणाली वाला अध्याय। उस अध्याय में हमने पढ़ा था कि 1970 के दशक में और 1980 के आसपास समाज के जो विभिन्न तबके थे उनका राजनीतिक दलों के आचार विचार से, व्यवहार से मोह भंग हो गया था। युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान मजदूर वर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि राजनीतिक दलों का हमारे हित से कोई सरोकार नहीं। राजनीतिक दल केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें अपने साथ जोड़ते हैं, उससे आगे उन्हें हमारी अवस्था व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। और इस प्रकार ये जो रियलाइजेशन है, ये जो समझ है समाज के इन तबकों के द्वारा, जिसमें मोह भंग होता है उनका राजनीतिक दलों से, तो
वे राजनीतिक दलों को दूर रखना चाहते हैं और अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, राजनीतिक दलों से परे। इसका तात्कालिक कारण तो ये भी था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में 70 के दशक में जनता पार्टी के रूप में जो गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विरोध करने के लिए विरोधी दल राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर आदि के नेतृत्व में जो गैर कांग्रेसवाद का नारा देते हैं, वो प्रयोग कुछ सफल नहीं हुआ था, चल नहीं पाया था। और इसी की असफलता ने राजनीतिक अस्थिरता के माहौल को और बढ़ा दिया था और बिगाड़ दिया था। तो भारत के संदर्भ में जनता पार्टी का बिखराव एक मुख्य कारण था सामाजिक आंदोलनकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के से स्वतंत्र आंदोलन चलाना, राजनीतिक दलों को दूर रखकर आंदोलन चलाने का एक मुख्य कारण मोह भंग होना। और मोह भंग होने का मुख्य कारण जनता पार्टी का खुद का रवैया, जो बड़ी मुश्किलों से उस दशक में आई थी, वो प्रयोग गलत निकला, कोई अच्छे परिणाम नहीं आए, सार्थक परिणाम नहीं आए। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन के दूसरे कारण की ओर जाएं तो वो था नियोजन प्रणाली की असफलता। भारत में नियोजित विकास, ये अध्याय आपने पढ़ा है, और उस अध्याय का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये था कि यदि आपको याद होगा कि नियोजन उस हद तक सफल नहीं हो पाया जिस हद तक अपेक्षा थी। कुछ दृष्टि से नियोजन असफल रहा, अपने लक्ष्यों को वो सामान्यतया पूरा नहीं कर पाता था समय पर। दूसरा, कई में तो लक्ष्य से कोसों दूर रहा। तीसरा, नियोजन में जो बजट था वो कई गुना बढ़ता गया, आदि आदि। परिणाम क्या हुआ कि नियोजन प्रणाली एक तरीके से असफल लगने लगी और गैर राजनीतिक जो स्वतंत्र आंदोलन जो हुए, उनको यदि हम गहरा देखें तो पाएंगे कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोह भंग होने लगा था। राजनीतिक दलों से तो हो ही रहा था, जिसमें जनता पार्टी का प्रयोग एक तात्कालिक कारण था, जनता पार्टी का असफल प्रयोग। वहीं कांग्रेस की जो नियोजित राजनीति थी, नियोजित अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली थी, नियोजित आर्थिक विकास की प्रणाली थी, वो भी सफल नहीं दिख रही थी, तो कांग्रेस से भी निराश हो चले थे। देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास का जो मॉडल लिया था, इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे। पहला आर्थिक समृद्धि और दूसरा आय का बंटवारा, और वह भी समानतापूर्ण। कौन से दो लक्ष्य? आर्थिक समृद्धि, वृद्धि ही नहीं, आर्थिक समृद्धि, सबकी वृद्धि हो, और दूसरा समान बंटवारा उस फायदे का, आय का। शुरू के 20 वर्षों में तो पहली जो 3-4 योजनाएं थीं उसमें तो काफ़ी कुछ सफलता दिखी। जब कृषि विकास लक्ष्य रखा गया, फिर उसके बाद औद्योगिक विकास लक्ष्य रखा गया, फिर तीसरी योजना में दोनों का एक तरीके से विकास का लक्ष्य था। लेकिन इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि असमानता बनी रही, गरीबी बनी रही, और कुछ मायने में तो बदतर हो गई, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या पे लगाम लगाने में जो हमारा प्रशासन शासन असफल रहा, उसकी परिणति इस रूप में हुई कि गरीबी और बढ़ गई, निर्धनता और बढ़ गई। आर्थिक समृद्धि की भी के लाभ की यदि बात करें तो वो भी समान रूप से नहीं मिला। जाति, लिंग के आधार पर जो मौजूदा असमानताएं थीं, महिलाओं और पुरुष के बीच की असमानता, जातियों के बीच की जो आर्थिक असमानता, वो और जटिल हो गई और गहरा गई। असमानता को और उससे बढ़ावा मिल गया, गरीबों के मसले को और ज़्यादा
कठिन बना दिया। शहरी औद्योगिक क्षेत्र बनाम ग्रामीण कृषि क्षेत्र, इनके बीच की भी जो परिपाटी थी, इनके बीच की जो पार्टी थी, वो भी बढ़ गए। शहरी औद्योगिक क्षेत्र अर्थात शहर में जो रहने वाले लोग थे वे अपने को कुछ दूसरी श्रेणी का समझते रहे। शहर के रहने वाले अपने को औद्योगिक, अपने को बेहतर स्थिति में महसूस करने लगे और उसके खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र के बीच में जो स्थिति थी ग्रामीणों की, उसमें भी कोई खास विकास दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, बल्कि दोनों के बीच की जो खाई थी वो न पाटी जाने वाली लगने लगी, बल्कि ऐसा लगा कि शायद ये एक परमानेंट खाई बन गई है। समाज के विभिन्न समूहों के बीच अन्याय यथावत बना रहा, वंचना का भाव वैसा ही रहा। तो समाज में भी इस नियोजित विकास के परिणाम स्वरूप कुछ सार्थक नतीजे नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए जहां राजनीतिक दलों से निराशा थी, वहीं आर्थिक विकास के मुद्दे पर मिली असफलता ने भी राजनीतिक दलों के प्रति मोह भंग कर दिया था। गैर राजनीतिक आंदोलन, इस कड़ी में यदि हम बात करें कारणों की, तो तीसरा कारण है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और चुनावी राजनीति में अविश्वास गहराना। ये बहुत अहम बात थी, बहुत चिंता की बात थी। इस बिंदु के मायने ये हुए कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने जो स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना की थी, अब उस लोकतंत्र पर ही बहुत प्रश्न उठने लगे, लोकतंत्र के औचित्य पर प्रश्न उठने लगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुराइयां ज़्यादा दिखने लगीं। चुनावी राजनीति के जो गंदे खेल थे वो अब ज़्यादा सामने आने लगे। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास तो लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से पूरी तरह उड़ गया था। ऐसे जो संगठन थे, ऐसी जो संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं जो राजनीतिक दलों से जुड़ी थी किसी कारणों से, जब वो उनके साथ जुड़ी तो उन्होंने पाया कि इन दलों के अंदर बहुत गंदा दलदल है। ये समूह दलगत राजनीति से अलग हो गए और अपने विरोध को प्रकट करने के लिए इन्होंने आवाम को, जनता को लामबंद करना शुरू किया बिना राजनीतिक दखल के। इसी कारण समाज के विभिन्न तबकों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो विभिन्न पार्टियों में थे और पार्टियों की दलगत राजनीति और चुनावी राजनीति से निराश हो चुके थे, वे लोग इन राजनीतिक दलों को छोड़कर बाहर आते हैं, लामबंद होते हैं और समाज के कमज़ोर वर्गों, आदिवासियों को लेकर एक संगठन बनाते हैं। समाज के ऐसे लोगों को जो हाशिए में ढकेल दिए गए थे, जिनकी स्थिति बदतर होती देख रहे थे, वे लोगों को लेकर नए समूह पैदा होते हैं, नए संगठन पैदा होते हैं। और इसको पैदा करने वाले कौन लोग रहते हैं? वही लोग जो राजनीति से जुड़े थे उस उम्मीद में कि राजनीति के जरिए वे समाज में सार्थक बदलाव ला सकेंगे। लेकिन राजनीति के दांव पेच, चुनावी राजनीति का खेल, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो फजीहत हो रही थी, उसको देखते हुए इस राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कई लोग जो समाज सुधारक भी थे, वे दलों से बाहर आते हैं और हाशिए पे गए समाज के तबकों को लेकर संगठन बनाते हैं, आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। राजनीतिक दलों को दूर रख के राजनीति से विमुक्त सामाजिक आंदोलन का चौथा और अंतिम कारण है
कि जहां राजनीतिक दलों ने बहुत गंदे तरीकों से, बहुत अनुचित तरीकों से चुनावी राजनीति आदि में अपना हाथ डाला था, वहीं सामाजिक संगठन जो राजनीतिक दलों के साथ कुछ हद तक जुड़े थे, उन्होंने जो वहाँ की बुराइयां देखी थी और फिर राजनीतिक दलों से हटकर इन कमज़ोर तबके के लोगों के लिए लामबंद हुए थे, उसके अलावा एक और डेवलपमेंट उस समय देखा गया और वह था मध्यम वर्ग के रचनात्मक कार्यक्रम। तारीख इस बात की गवाही देते हैं कि अनेक देशों में महत्वपूर्ण आंदोलनों की जो भूमि तैयार हुई, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, उसमें स्वयंसेवी संगठन बहुत महत्वपूर्ण रहे। स्वयंसेवी संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। स्वतंत्रता के बाद भारतीय मध्य वर्ग और उस मध्य वर्ग में युवा लोग गांव में जा जाकर जो रचनात्मक कार्यक्रम करते हैं, उनके बीच में जो सेवा संगठन चलाते हैं, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक बुराइयों के निवारण के लिए, ना जाने कितने ऐसे संगठन सामने आए, कितने ऐसे युवा सामने आए जो भारत के गांव के अंदरूनी इलाकों में जाकर जिन्होंने बड़े रचनात्मक कार्यक्रम किए। पॉजिटिव दृष्टि से उन्होंने बहुत सफल कार्यक्रम चलाए। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की जो प्रवृत्ति थी वो स्वयं सेवी थी और इसलिए वो संगठन राजनीति से कोसों दूर थे। क्योंकि ये स्वयं सेवी संगठन थे, इसलिए इन संगठनों को स्वयं सेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया। ऐसे जो संगठन थे, इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा, क्योंकि किसी दल से जुड़ना मतलब उस दल की हाँ में हाँ मिलाने के लिए विवश होना, उस दल के द्वारा किए गए सभी तरह के कार्यों में अपने को साझा करना, जिसे ये जो मध्यम वर्ग के युवा थे इसे बर्दाश्त नहीं था। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे, भागीदारी भी चाहते थे, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के लिए दलों को चुना नहीं। ऐसा नहीं, उनका मानना था कि राजनीति की भी अपनी महत्ता है, राजनीतिक दलों का अपना अस्तित्व है, अपना वजूद है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी दल को चुने ना। अपने व्यावहारिक कार्य, आंदोलन और पुरजोर तरीके से उठाई जाने वाली आवाज़ों और आलोचनाओं से ये साफ हो जाता है कि ये प्रबुद्ध वर्ग, मध्य वर्ग का जो प्रबुद्ध वर्ग था, वे अपने विचारों, अपनी लेखनी से राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक दलों को प्रभावित करते थे। अर्थात इनकी कलम में इतनी ताकत थी, इनकी सोच में इतनी ताकत थी कि राजनीतिक दल इनके विचारों को अपने कार्यक्रम का एक हिस्सा बना सकते थे। और इस प्रकार मध्यम वर्ग के सकारात्मक कार्य, मध्यम वर्ग के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य जो स्वयंसेवी संगठनों के जरिए किए जा रहे थे, उसने राजनीतिक दलों को आकर्षित किया, न कि स्वयंसेवी संगठनों ने राजनीतिक दलों को चुना या राजनीतिक दलों से अपनी निकटता दिखाई। नहीं। तो हम देख सकते हैं कि संगठन जो हैं, ऐसे सब ये दलगत राजनीति से दूर रहते हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर ये न तो चुनाव में खड़े होते हैं, न चुनाव में लड़ते हैं और न किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने की बात करते हैं। ऐसे अधिकतर संगठन राजनीति में विश्वास तो करते हैं, राजनीति में भागीदारी भी चाहते हैं, लेकिन किसी को चुनते नहीं।
कई तरह के व्यावहारिक कार्य, आंदोलन आदि और इनकी आवाज़ की आलोचना आदि से साफ हो जाता है कि देश के अनेक गैर सरकारी संगठन राष्ट्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सक्रिय हैं। गैर सरकारी संगठन, इन्हें ही हम NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। छत्तीसगढ़ में, हमारे अपने राज्य में ऐसे बहुत से गैर सरकारी संगठन हैं, बहुत से ऐसे NGOs हैं जो किसी खास उद्देश्य से यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य का अर्थ है किसी खास उद्देश्यों को लेकर। जैसे किसी क्षेत्र में कुछ NGOs शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यरत हैं, तो एक NGOs की एक अच्छी संख्या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो सामान्यतः पर्दे के पीछे रहती हैं, परिवार में उनकी जो भूमिका है, खासकर ग्रामीण इलाकों में मात्र परिवार तक ही सीमित है, चौके तक ही सीमित है, उनको एम्पावर करके, उनमें कौशल जगा के, उनको ट्रेनिंग देकर उन्हें पुरुषों के समान स्तर पर लाने का जो प्रयास ये NGOs कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और यही स्थिति कमोबेश पूरे देश में है। तो ये गैर सरकारी संगठन जो हैं ये राष्ट्रीय स्तर पे हैं, ये ग्रामीण इलाकों में भी हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हैं। और ये मूलतः मध्यम वर्ग के रचनात्मक कार्यक्रमों को ज़्यादा लागू करने का प्रयास करते। बहरहाल अब ये जो NGOs हैं इनकी प्रकृति थोड़ी बदल गई है। बाद के समय में ऐसे अनेक संगठन सामने आए जिनका मालूम हुआ कि इन्हें विदेशी संस्थाओं द्वारा फंडित किया जा रहा है। इन विदेशी संस्थाएं इनकी फंडिंग कर रही हैं, विदेशी संस्थाएं इनका वित्त पोषण कर रही हैं। और ऐसी एजेंसियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बहुत सारे NGO सामने आए। इन संगठनों को बड़े पैमाने पर विदेशी धन प्राप्त होता है, विदेशी धनराशि मिलती है, जिससे स्थानीय पहल का जो मुद्दा है वो थोड़ा कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब फंडिंग होती है तो इसकी कुछ बुराइयां भी सामने आ रही हैं। पर कमोबेश ये बात तय है कि स्वयंसेवी संस्थाएं जो सामान्यतया मध्यम वर्ग के द्वारा चलाई जा रही हैं, इनके बहुत सारे कार्यक्रम बहुत रचनात्मक हैं और प्रभावशील हैं और इसने अंदरूनी इलाकों में सामाजिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई है। तो इन जन आंदोलनों की प्रवृत्ति से और विशेषताओं से बात साफ होगी कि जन आंदोलन राजनीतिक दलों और सरकार के द्वारा जनता की ज़रूरत, जनता की मांग, उसको ध्यान न देने के कारण उत्पन्न होता है। बात स्पष्ट। जन आंदोलन का मूल कारण क्या? सरकारों के द्वारा जनता की मांग और अपेक्षाओं को अनदेखा, अनसुना कर देना। ये किसी दल से भी प्रेरित हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकने के लिए किसी मुद्दे को लेकर लोगों को भड़काता है, प्रेरित करता है। और अधिकांशतः जन आंदोलन राजनीति से प्रेरित लेकिन नहीं होते। जन आंदोलन सामाजिक मुद्दे पर, आर्थिक मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर, मानवाधिकार के मुद्दों पर और किसी विशेष क्षेत्र की उपेक्षा के संबंध में होते हैं। इस प्रकार जन आंदोलन की प्रवृत्ति बड़ी स्पष्ट है।